अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज कूल लाइन एनर्जी की प्रोडक्ट रिव्यू में मैं आपको 4 किलोवाट के इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन और इसकी सेटिंग करना सिखाऊंगा। आपने कौन सी बैटरी सेलेक्ट करनी है, आपकी पीवी रेटिंग क्या होनी चाहिए, आपने चार्जिंग वोल्टेज किस तरह से सेट करने हैं, ग्रिड फीडिंग एनेबल कैसे करनी है, डिसेबल कैसे करनी है, बैटरी इक्वलाइजेशन का फंक्शन क्या होता है और बाकी जितने पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। 4 किलोवाट का ये मैक्स पावर का पीवी 5000 प्रो मॉडल जो है वो हमारे पास डिस्प्ले में लगा हुआ है। इसी की सेटिंग से स्टार्ट लेते हैं। मोर और लेस मार्केट में 4 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनकी सेटिंग्स एक ही तरह की होती है। तो अगर आप इसकी सेटिंग्स सीख लेंगे तो आपके लिए बाकी किसी और भी कंपनी का कोई और मॉडल का इन्वर्टर उसकी सेटिंग करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन का क्लस्टर मिलता है। सबसे पहले आपके पास ग्रिड वोल्टेजेस हैं, वापडा की इनपुट आपको यहाँ पर शो हो रही होती है, वापडा की आउटपुट आपको शो हो रही होती है। हमने चूंकि इस पे इन्वर्टर पे लोड नहीं डाला हुआ, हमारा डिस्प्ले पे जो है वो इन्वर्टर जा रहा है और यहाँ पर जो है इस पे आउटपुट पे कोई लोड बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई लोड शो नहीं हो रहा, सिर्फ वोल्टेजेस शो हो रहे होंगे। इसके साथ जो आप अगर जब आप सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे तो पैनल्स के वोल्ट, वॉट और उसके एम्पेयर आपको यहाँ पे आ रहे होंगे। बैटरी जब कनेक्ट हो जाएगी तो बैटरी के वोल्टेजेस और उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पेयर्स भी आपके सामने होंगे यहाँ पर। अच्छा, जैसे ही आपने इन्वर्टर को ये मेन मेन्यू को प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे एंटर का बटन दिया हुआ है, ये एंटर का बटन प्रेस करेंगे, अब आप मेन मेन्यू में चले जाते हैं। सबसे पहली सेटिंग इसकी है, ये आपकी फंक्शनैलिटी है इन्वर्टर की, सोलर यूटिलिटी या बैटरी। आपने चार्जिंग सोर्स क्या लेना है, सबसे पहले सोलर होगा, उसके बाद वापडा होगी और तीसरे नंबर पर बैटरी। आप इसको चेंज करके अपना सोलर, बैटरी और वापडा पर भी लेकर आ सकते हैं और वो यहाँ पर आप एंटर दबा कर रखें तो इसको आप सोलर, बैटरी और यूटिलिटी पर भी लेकर आ सकते हैं, ताकि आप पहले सबसे पहले सोलर से चार्जिंग हो, उसके बाद बैटरी से पावर मिले और फिर आपकी वापडा से इन्वर्टर आउटपुट इनपुट ले। आप इसको यूटिलिटी, सोलर, बैटरी यूपीएस मोड पर भी चला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी पे रख लें, तो ये भी बैटरी सेटिंग भी ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप इसकी चार्जिंग सोर्स जो है वो सेट कर सकते हैं कि आप सोलर से और वापडा से कलेक्टिवली कितने एम्पेयर तक चार्ज कर सकते हैं। तो 60 एम्पेयर की मेरे ख्याल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अप्लायंस मोड इस पे आता है, आप इसके अप्लायंस मोड पे रखते हैं तो 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक जो है वो इसकी पैरामीटर सेट हो जाते हैं वापडा की इनपुट वोल्टेज के। अगर आप इसको यूपीएस मोड पे रखते हैं तो तकरीबन को 170 वोल्ट से लेकर आपके 280 वोल्ट तक पैरामीटर सेट होते हैं। तो बेहतर है कि अप्लायंसेज मोड पर रख लें, ताकि अगर वापडा की इनपुट कहीं कम भी होती है तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। अगली सेटिंग पे आए तो इसमें बैटरी टाइप की सिलेक्शन है। नॉर्मली हमारे पास फ्लडेड या ट्यूबुलर बैटरी लगती है, तो उसके लिए आप ये एफएलडी या यूज़र की सेटिंग भी रख सकते हैं और यूज़र की सेटिंग पे आप अपनी ट्यूबुलर बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं तो उसके लिए या आप पाइलेंटेक या लिथियम आयन बैटरी ये वाले पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे तो इनकी ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स बनी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और इन्वर्टर उन्हीं सेटिंग्स पर ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एजियन था तो मैं उसी पर ही इसको सेट करके आगे चल रहा हूँ। आप जो छठे नंबर पे सेटिंग्स है इसके ऊपर आप अगर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन पे LFE लिखा आ रहा है। LFE का मतलब है कि आप जो है ऑटो रीस्टार्ट जो है फंक्शन उसको इनेबल करना चाह रहे हैं इन केस ऑफ ओवरलोड में, तो ये फंक्शन आपका एक्टिव होगा। आप ऑटो रीस्टार्ट जो है वो इनेबल कर लें, ताकि अगर आपका लोड कम होता है तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर ऑन होकर अपनी पावर रिवाइव कर ले। ये सातवें नंबर पे आपका एक ऑटो रीसेट फंक्शन है। जब आपका इन्वर्टर ओवर हीट, ओवर टेम्परेचर होता है तो इस फंक्शन को आपने डिसेबल ही रखना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगली सेटिंग्स में आप जाते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी का ये सेटिंग मिलती है, ये 50 हर्ट्ज है जो नॉमिनल हमारी वापडा की फ्रीक्वेंसी है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट रहेगी। जो अगली सेटिंग है वो हमारे ग्रिड वोल्टेज की है। 220 से लेकर 240 की आपको इसकी स्क्रीन पे ऑप्शन मिलती है, 230 पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप इसको रहने दें। 220 से 240 तक इजीली ऑपरेशनल रहता है आपका इन्वर्टर। वापडा की चार्जिंग जो है वो अगली सेटिंग पे है। 11 नंबर पे यूटिलिटी UEI लिखा आएगा और आगे 20 या 30 एम्पेयर होंगे। आप अपने बैटरी के अकॉर्डिंगली इसकी चार्जिंग सेट कर सकते हैं। अगर 200 एम्पेयर की बैटरी है तो मिनिमम 10% से जो है वो उसको चार्ज होना ज़रूरी है। 20 एम्पेयर या 30 एम्पेयर दोनों की सेटिंग इसके लिए ठीक रहेगी। बैटरी की जो लोअर वोल्टेजेस हैं वो 23 एम्पेयर सॉरी 23 वोल्ट पे सेट हुए हैं और अपर वोल्टेजेस 27 पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुए हैं। 16 नंबर पे आपके पास बैटरी चार्जिंग की ऑप्शन आती है, जो कि सोलर एंड यूटिलिटी दोनों सोर्सेज से चार्ज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैटरी को सिर्फ सोलर से चार्ज करवाएं तो आप ये वाली सेटिंग जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, ओनली सोलर।
अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो सोलर चार्ज करे, इन केस अगर सोलर नहीं है तो फिर आप CSO की सेटिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर तो सोलर से पावर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर जो है वो आपदा से चार्ज करेगा, अदरवाइज जो है वो सोलर से ही चार्जिंग रहेगी। बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही इसको फिलहाल सेट करते हैं जो कि सोलर एंड यूटिलिटी है। अगली सेटिंग पे मूव करेंगे तो बैटरी के जो जो इन्वर्टर का बजर है उसकी ऑप्शन है कि बजर ऑन की ऑप्शन, या आपके सामने बी ऑन, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने दें ताकि अगर कोई भी फॉल्ट आता है, अलार्म आता है, तो आपको उसकी बजर की साउंड आती रहे। अगली सेटिंग इसकी ऑटो रिटर्न फीचर की है कि आप डिस्प्ले स्क्रीन को कितनी देर के लिए हॉल्ट करना चाहते हैं, 1 मिनट तक जो है स्क्रीन रुक सकती है विदाउट एनी ऑपरेशन, तो मेरे ख्याल से इसको इस पे से डिफॉल्ट पे ही रहने देते हैं। 20 नंबर पे आपको लाइट की सेटिंग मिलती है, लाइट ऑन, ये जो आप डिस्प्ले स्क्रीन की लाइट्स देख रहे हैं ये लाइट ऑन है, इसको खुद ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक है। 21वें नंबर पे आपके अलार्म ऑन की ऑप्शन आती है, अलार्म्स भी आपने ऑन रखने हैं। 23वें नंबर पे आपने बाईपास जो है वो डिसेबल रखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको डिफॉल्ट रहने दें। आप जो है अगले 25वें नंबर पे जब जाते हैं तो फिर आपके पास आ जाते हैं जी रिकॉर्ड इनेबल की। आपके पास जितने भी फॉल्ट्स आ रहे होते हैं उनका, या पीवी के जितने भी आपके पास डेटा है उसको आपने इनेबल किया हुआ, इसको डिसेबल नहीं करना, ये रहने दें एज इट इज। ये आपके पास 26वें नंबर पे जो है वो कट ऑफ वैल्यू की जो है सेटिंग्स है, जो कि बैटरी के अपर कट ऑफ लिमिट है वो जो है 28.2 है, इसको आपने बाय डिफॉल्ट इसी पर ही रहने देना है। अगर आप लिथियम या कोई और भी बैटरी सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनके पैरामीटर जो है वो खुद ही ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो लोअर कट ऑफ वैल्यू है वो भी सेट है। इन केस ऑफ एजीएम बैटरी है या फ्लडेड बैटरी है उसके पैरामीटर सारे आपके पास शो हो रहे हैं। 30वें नंबर पे जो बैटरी इक्वलाइजेशन का फंक्शन है वो इस वक्त जो है डिसेबल है। अगर आपने वो बैटरी इक्वलाइजेशन का फंक्शन इनेबल करना है तो फिर आपको बैटरी मोड्स जो हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे। आपको इसका BMS को एक्टिवेट करने के लिए लिथियम आयन बैटरी सिलेक्ट करेंगे, या आप अदर पाइलेंटेक की या किसी और ब्रांड की बैटरी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर पाइलेंटेक की और बहुत सारे इन्वर्टर्स की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो मौजूद है। 31 नंबर पे आपके बैटरी के इक्वलाइजेशन वोल्टेजेस होते हैं, जो कि आप इसकी पैरामीटर जब बैटरी आप जिस टाइप की सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो 29.2 पे सेव मतलब ये ऑटो बाय डिफॉल्ट सेव हैं। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने बैटरी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, और वो बैटरी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन में आप बैटरी के वोल्टेजेस नीचे भी लेकर आ सकते हैं और उसको ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। अगर तो आपकी जो है लिथियम आयन बैटरी सिलेक्ट हुई हुई है तो वो मेरे ख्याल से ये फंक्शन उस बैटरी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज हैं तो ये जो 28.2 पे उसका कट ऑफ वैल्यू था उसमें होता यह है कि एक बैटरी के जो है वोल्टेजेस कम होते हैं, इसीलिए इक्वलाइजेशन के लिए जो है वो ये अपर वोल्टेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है ताकि दोनों वोल्टेजेस को आपको स्टेबल करके इन्वर्टर जो है अपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करे। 33 नंबर सेटिंग्स पे आपके पास ये बैटरी जो इक्वलाइजेशन है इसका टाइम आउट भी दिया गया है। आप इसको टाइम आउट को अपने तरीके से एडजस्ट और मैनेज भी कर सकते हैं, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, जहाँ पर भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। आपके पास 35वें नंबर सेटिंग पे जो है इक्वलाइजेशन का इंटरवल आता है कि ये 30 डेज के लिए आपका जो है वो इक्वलाइजेशन सेट होती है, आप इसको बढ़ाकर 90 डेज तक भी लेकर जा सकते हैं। अगली बात हम करें तो हमारे पास आती है जी 36 नंबर सेटिंग, और वो है आपकी इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। ठीक है जी, अभी इक्वलाइजेशन डिसेबल्ड है, आप इसको जो है वो इनेबल भी कर सकते हैं इजी सेटिंग्स के थ्रू। ये आप AES पे जाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी सेटिंग वो ग्रिड फीडिंग की है। ये 38 नंबर पे आपको मिलेगी, ये आपने 4743 इसका कोड है, ये आप लगाएंगे तो आपकी जो ग्रिड है वो इनेबल हो जाएगी। ये आपके पास 4743 ये आपकी ग्रिड फीडिंग की सेटिंग्स हैं। आपने ग्रिड फीडिंग को इनेबल करना हो तो GFD की बजाय GFE पे आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपका ग्रिड फीडिंग इस वक्त इनेबल हो गया। ये इन्वर्टर आपका नेट मीटरिंग के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। 60 नंबर पे LCD की DC कट ऑफ सेटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट सेट है, इसको आप नहीं छेड़ना। 61 नंबर पे है आपका डिस्चार्ज टाइम ऑन द सेकंड आउटपुट, ये भी बाय डिफॉल्ट सेट है, आप इसको छेड़े बगैर आगे जा सकते हैं।
इसके बाद ये आपके पास 83 नंबर पे सेटिंग आती है इरेज ऑल डाटा की, आपने डिसेबल रखनी है क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो आपके इंपॉर्टेंट स्टैट्स और फिगर्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे फॉर फ्यूचर अपनी प्रोग्रामिंग और अपना इन्वर्टर की मॉनिटरिंग के लिए कि आपके इन्वर्टर ने कितना यूनिट्स बनाए, कितनी जनरेशन की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से आपके पास फॉल्ट जनरेट हुए। ये आपके पास आगे डाटा लॉग के फिगर्स आते हैं, आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट रहने दें। आप अपने मिनट्स और डेट्स जो हैं वो सारा सेट कर सकते हैं, और जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना टाइम सेटिंग में डेट सेटिंग्स और इस तरह की डेट जो है वो आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें मंथ है, ईयर है, ये भी सेटिंग आपके काम की है। 91 नंबर की आरजीबी लाइट्स की सेटिंग है, लाइट आपने इनेबल की हुई है, उसको आप इनेबल रहने देंगे। इसके बाद आप 92 नंबर पे जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आरजीबी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल पे सेट है, आप इसको हाई भी कर सकते हैं और आप इसको लो भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वो एक ऑब्वियसली एक जो एलईडी इक्विपमेंट है उसकी भी एक स्टैंडर्ड लाइट आवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चलती रहेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अंधेरा है, आप अपनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 93 नंबर सेटिंग के ऊपर आपकी लाइटनिंग की स्पीड है आरजीबी लाइट की, जो वो नॉर्मल है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। 94 नंबर सेटिंग के ऊपर आपके पास आ जाती है आरजीबी एलईडी इफेक्ट। ये जो है इसके अंदर आपके पास पावर साइकिलिंग भी आती है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है। जो बाय डिफ़ॉल्ट SOL पे सिलेक्ट हुआ है उसका मतलब है कि आपने सॉलिड लाइट जो है वो सिलेक्ट की हुई है। आप इस पे जो है वो बहुत सारी पावर व्हील भी बना सकते हैं, पावर साइकिलिंग, पावर चेजिंग, ये तीनों ऑप्शंस आपके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको जो PU पे सिलेक्ट करते हैं तो ये पावर जो है इसका व्हील की सेटिंग पर भी सेट हो जाती है, या फिर आप इसको पावर चेजिंग पे करेंगे तो जिस तरह से वो बैटरी चार्ज कर रहा होगा तो ये एलईडी स्क्रीन जो है उसकी लाइट वो भी साथ साथ घूमेगी। अच्छा जी, उसके बाद 95 नंबर पे हमारे पास आती है बैटरी कैपेसिटी परसेंटेज। ये परसेंटेज में भी शो कर सकती है और आपको उसके वोल्ट और फिगर जो है वो भी दे सकती है। बैकग्राउंड कलर ऑफ आरजीबी लाइट, ये बैकग्राउंड कलर आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है आप लोगों के लिए। आप अपने घर के एम्बियंस के अकॉर्डिंगली अपना जो है वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन मिलती हैं। आप अपना, चूँकि आरजीबी डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, आप अपने कलर्स को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मूड और अपनी एम्बियंट चॉइसिंग के हिसाब से आप अपनी लाइट इसमें सेट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था आज की 4 किलोवाट की इन्वर्टर की सेटिंग्स, और आपने बैटरी को किस तरह से कनेक्ट करना है, इन्वर्टर की क्या पैरामीटर सेट करने हैं, कौन सा पैरामीटर क्या बताता है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपको कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और आप जिस इन्वर्टर का रिव्यू करवाना चाहते हैं उस इन्वर्टर के बारे में भी हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिव्यू करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।